हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में दोस्तों पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। वैसे तो आप सबको पता ही है कि आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लेकिन इसका डिटेल वीडियो चैनल पर आउट नहीं हुआ। तो मैं आपको कहा था कि डेफिनेटली इसका वीडियो लेकर आएंगे, इसमें हम बात करेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है और सैटरडे संडे है, तो आप बिल्कुल अच्छे से ये वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं ईसेफ स्मॉल फाइनेंस में कंपनी काम क्या करती है। वैसे तो देखिए, इसका नाम ही ऑलमोस्ट इसका काम बयां कर देता है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये, जो 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, नहीं 1992 में स्टार्ट हुआ था। कंपनी दोस्तों मेनली काम करती है लोन देने का। और ये लोन देते किसको है? रूरल को और सेमी अर्बन कस्टमर्स को, राइट। यानी जो गांव है या फिर हम कह सकते हैं सेमी अर्बन एरियाज है, वहाँ पे कंपनी का फोकस आपको देखने को मिलता है। रूरल एरियाज में कंपनी ज़्यादा लोन बांटती है। जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर सबसे पहला माइक्रो लोन आता है, दूसरा रिटेल लोन आता है, तीसरा एमएसएमई लोन आता है, चौथा लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है और पांचवा एग्रीकल्चरल लोन आता है। तो मेनली अगर आप देखेंगे, जो कंपनी की फाइनेंसिंग ऑफर है वो किसको है? वो गाँव में है उनको है, जो दोस्तों यहाँ पर माइक्रो लोन लेना चाहते हैं, या तो अगर आप खुद रिटेल लोन लेना चाहते हैं, अगर आपकी कोई एमएसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो उसके लिए लोन लेना चाहते हैं। कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लोन प्रोवाइड करती है। और एग्रीकल्चर लोन्स तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट मार्च 2023 के हिसाब से 700 आउटलेट्स है, 743 कस्टमर सर्विस सेंटर्स है, 20 बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स है और 481 बिजनेस फैसिलिटेटर्स है। यानी कंपनी के पास अगर ओवरऑल आप देखेंगे, जो कह सकते हैं कि सर्विस सेंटर्स है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स है और बिजनेस फैसिलिटेटर्स है, ये सब आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। यानी कंपनी का ओवरऑल आपको ये प्रेजेंस तो बढ़िया नजर आता है, नेटवर्क अच्छा है, राइट। कंपनी के पास ऑलमोस्ट अभी 581 एटीएम लोकेटेड भी है अक्रॉस 21 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब बैंक दोस्तों बहुत सारी ऑफर और देता है, मतलब बहुत सारी कन्वीनियंस देता है थ्रू बैंकिंग। उसमें किस किस में? थ्रू देयर वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मतलब जो ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बेसिकली आजकल आपको पता ही है कि देखिए काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जो बैंक्स खुद बनाती है। तो ऐसे इनका भी एक ऐप है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, मोबाइल बैंकिंग पोर्टल, एसएमएस अलर्ट्स, बिल पेमेंट्स और कंपनी का एक एटीएम भी है जो रुपए ब्रांडेड है, और उस वो एटीएम कम डेबिट कार्ड है। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ चुका होगा। अभी तक दोस्तों कंपनी ने बताया कि 31 मार्च 2022 के हिसाब से ऑलमोस्ट बैंक ने एम्प्लॉयमेंट दिया है 4100 पीपल को। तो यानी अच्छे खासे आपको लोग इनके बैंक में काम करते हुए नजर आते हैं। अब कुछ स्ट्रेंथ कुछ रिस्क दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इनकी पहली स्ट्रेंथ दोस्तों ये है कि जो कंपनी है उसके पास एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग है माइक्रो लोन सेगमेंट की। क्योंकि देखिए कंपनी का कारोबार ही सिर्फ माइक्रो लोन सेगमेंट का है, तो उनको पता है कि यहाँ कैसे कस्टमर्स है, तो वो अपने बिजनेस को इस सेगमेंट में ग्रो करने में काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। दूसरी बात ये कि दोस्तों कंपनी का जब मेनली फोकस है रूरल और सेमी अर्बन बैंकिंग फ्रेंचाइज के अंदर, तो कंपनी जानती है उन जगहों को, लोगों को। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा ये है कि दोस्तों कंपनी जो है, यानी जो बैंक है, वो बेसिकली अपने रिटेल डिपॉजिट पोर्टफोलियो को लगातार ग्रो करता हुआ आया है। चौथा ये है कि दोस्तों जो कस्टमर कनेक्शन है, इनके कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स हो गए और प्रोसेसर्स हो गए, दूसरी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई फॉर द माइक्रो लोन कस्टमर्स, वो भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब अच्छा कंपनी अपने कस्टमर से कनेक्ट करके रखती है। और आखिरी है दोस्तों, ये जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, क्योंकि इनके पास जो डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए काफ़ी सारी बैंक्स के अपने खुद के एप्लीकेशंस होते हैं जिसका यूटिलाइजेशन बैंक करता है। अब जरूर देखिए, अगर बिजनेस में कुछ स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली रिस्क भी अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो रिस्क कौन कौन से? देखिए पहला रिस्क जो इनका आता है वो यही है कि कंपनी का स्पेसिफिकली डिपेंडेंट है माइक्रो लोन सेगमेंट में। अब मान लीजिए माइक्रो लोन सेगमेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, या फिर डिमांड में आपको कोई डिक्रीज देखने को मिल जाता है, डिमांड कम होती हुई नजर आ जाती है। तो इससे कंपनी के सीधे सीधे दोस्तों ऑपरेशंस पे, कैश फ्लोज पे, नंबर्स पे, सब पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का डिपेंडेंस माइक्रो लोन सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा ये है कि देखिए कोई भी लोन देते हैं तो वो डेफिनेटली काफ़ी बार अनसिक्योर्ड में देते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब कोई भी देखिए उसके बदले आप उसकी जगह मोर्टगेज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी लोन दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो लोन बाद में चुका ना पाए। तो इससे कोई भी फेलियर से कंपनी के बिजनेसेस पे काफ़ी इंपैक्ट आएगा। तीसरा ये है कि दोस्तों कंपनी को काफ़ी सारे सैंक्शंस और पेनल्टीज का सामना भी करना पड़ा है आरबीआई की तरफ से। चौथा ये है कि कंपनी का मेनली फोकस केरला और तमिलनाडु में। अब ये रिस्क रिस्क कैसे हुआ? यानी मेजरली आप समझ लीजिए कंपनी का 2 स्टेट सेंट्रिक काम चल रहा है। यानी इन 2 स्टेट्स के अंदर ही कंपनी मेनली आपको कारोबार करती हुई जाती है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे ऐसे
स्टेट्स है जहाँ पे माइक्रो लोन सेगमेंट बहुत चलता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट है, उसके बारे में बात करेंगे। पांचवा ये कि दोस्तों बिजनेस काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करता है, जैसे कस्टमर्स तक रीच पहुंचना। अब होता क्या है ना इनके सेगमेंट में कि कस्टमर्स इनके पास नहीं आते हैं, इनको कस्टमर्स के पास जाना पड़ता है, जो अपने आप में एक पॉइंट है। और इनके बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और अवेयरनेस के लिए भी इन कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखिए जो टॉप लोकेशन है माइक्रो फाइनेंसिंग की, उन स्टेट्स में भी आपको कंपनी का प्रेजेंस देखने को नहीं मिलेगा। और सातवां आखिरी यही है कि एनपीएस जो है वो भी एक बर्डन है इस पूरी कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रिस्क और स्ट्रेंथ थी, बट अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, राइट। तो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू, अगर हम सिर्फ ईयरली बेसिस बात करेंगे, रेवेन्यू कंपनी का 1768 करोड़ का था 31 मार्च 2021 में। वो बढ़ते बढ़ते करीबन 3141 करोड़ हो चुका है, तो अपने आप में यहाँ पर तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो कंपनी का प्रॉफिट है, राइट, जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 105 करोड़ का था 2021 में। 2022 में वो घट के 54 करोड़ का रह गया। याद रखिएगा कोविड पीरियड था, तो काफ़ी बार लोन्स के मतलब लोन्स नहीं चुका पाए होंगे लोग, वो एक रीज़न होगा जिसके कारण दोस्तों कंपनी का हम कह सकते हैं प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, तो वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन इसके बाद दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट 302 करोड़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रही है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि वो एक साल को आपको एक्सेप्शन लेके चलना पड़ेगा, इसके कारण नंबर्स आपको थोड़े बहुत उस क्वार्टर में उस ईयर पूरे में खराब देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यही मैं बात करता हूँ कंपनी ने जो अभी जून के नंबर्स पेश करे हैं उसके अंदर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पेश करें, तो इसमें 991 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आया है और ऑलमोस्ट 130 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है। अगर कंपनी इसी रेट से आगे बढ़ती रही तो इस बार दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी, एनआईएम जो भी कह सकते हैं। और जो कंपनी का मुनाफा है वो भी आप कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। रीज़न सिंपल है कि यहाँ पर ग्रोथ स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेनली 500 करोड़ के भी ऊपर जा सकता है, अगर जैसे मैंने कहा इसी रेट से कंपनी आगे चलती है तो ये अच्छी बात है। अब देखिए कोई बैंक है तो बोरोइंग्स डेफिनेटली रहती है, जैसे कंपनी की बोरोइंग अगर आप देखेंगे अभी करेंटली 2739 करोड़ है। बट अब जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो कंपनी की स्ट्रांग नजर आती है, बट कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? तो कंपनी का दोस्तों आईपीओ लाने का सबसे सीधा सीधा मकसद क्या है? कंपनी इस पैसे का यूटिलाइजेशन करना चाहती है फॉर देयर बैंक्स टायर वन कैपिटल बेस। इसके लिए कंपनी अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर नज़र डालना चाह रही है और उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाह रही है, ग्रोथ करना चाह रही है उनके बैंक के एसेट्स का। और कंपनी अपने प्राइमरली बैंक लोन और एडवांसेस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इन सब के ऊपर भी कंपनी का फोकस रहने वाला है। और कंपनी को कुछ आरबीआई की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए ऑन द कैपिटल एडिक्वेसी, तो ये काफ़ी ज़्यादा असर करेगा लिस्टिंग के कारण। मतलब जो कंपनी पैसा इससे जनरेट करेगी इसका काफ़ी यूज़ कंपनी इधर करने वाली है। तो जैसा आप सबको पता है कि देखिए फर्स्ट डे तो वैसे इसका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब आप पैसा लगा पाएंगे 6 और 7 नवंबर को। याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड 60 रुपीज़ का कंपनी ने सेट किया है, 57 से 60 का 250 शेयर आपको मिल रहा है। बहुत बड़ा इशू नहीं है, 463 करोड़ का ही है, जिसमें से 390.70 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का बचा हुआ 72.30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। बड़ा जो पोर्शन है वो फ्रेश इशू का आपको नजर आ जाता है, बाकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। अब खास बात क्या है? खास बात यही है कि दोस्तों जो कंपनी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई, वो अगर आप देखेंगे तो करीबन 8.94 के प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। और अगर आप इसके पीयर से कंपैरिजन करेंगे तो देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस 22 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 26 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, बंधन बैंक ऑलमोस्ट 16.5 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 10 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, इक्विटास 21 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। तो मेजरली अगर मुझे देखा जाए तो मुझे कंपनी की वैल्यूएशन कोई एक्सपेंसिव नहीं नजर आई। कंपनी की वैल्यूएशन जस्टिफाई थी। स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने स्पेस छोड़ा है कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं इस आईपीओ के अंदर तो आपका पैसा बन जाए। तो डेफिनेटली राय क्या है? देखिए मेरी सिंपल बात है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा वो पर्सनल ओपिनियन है। बार बार मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई ये राय नहीं है। आपको कोई भी अगर राय लेनी है तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट उनसे पूछिए कि आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा आईपीओ है, एटलीस्ट कम से कम लिस्टिंग गेन तो बना कर देगा। और डेफिनेटली जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन भी निकल कर आया उसने भी बहुत सारी बातें बयां कर दी कि कंपनी को लेकर रिस्पॉन्स अच्छा आने की उम्मीद है। एंड डेफिनेटली जिस तरीके से हाल फिलहाल में आपको काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये सब जो डेफिनेटली लिस्ट होते हुए नजर आए, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि फेवरेबल है, कि लगातार दोस्तों जो स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट हो रहे हैं वो बढ़िया लिस्टिंग दे रहे हैं, डेफिनेटली रिटर्न्स भी कमा कर दे रहे हैं, जो भी अपने आप में खास बात है। तो मेरे हिसाब से ये भी बढ़िया है वैल्यूएशन के हिसाब से भी, और डेफिनेटली कंपनी को कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनीज के हिसाब से भी तो अच्छा नजर आता है।
हाँ, जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो ऑलमोस्ट 33% ऊपर चल रही है, तो ये भी आपको नोटिस में रखना है। बाकी अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्योर बेट फॉर लिस्टिंग इन रखते हैं तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बुरा बेट नहीं होगा। हाँ, इसमें ये है कि अलॉटमेंट आना बहुत आसान नहीं रहेगा। रीज़न सिंपल है कि आईपीओ का साइज़ छोटा है, तो डेफिनेटली जिस तरीके का रिस्पॉन्स फर्स्ट डे मैंने देखा है, अच्छा रिस्पॉन्स आने की पूरी उम्मीद है इस आईपीओ के अंदर। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।